हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के बायोलॉजी के पहले अध्याय जीवों में जनन के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे जनन क्या होता है। अपने समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, अर्थात किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतति अथवा बच्चे पैदा करना की प्रक्रिया जो होती है उसको जनन कहते हैं। अब जनन आवश्यक क्यों है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। जनन की आवश्यकता, पहली आवश्यकता है जातियों द्वारा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अगर जातियां जनन नहीं करेंगी तो उनकी संख्या वृद्धि नहीं होगी और वे धीरे धीरे इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। इसके लिए जनन आवश्यक है ताकि वे इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाए रख पाएं। और दूसरी है भिन्नताओं की उत्पत्ति हेतु। प्रत्येक जीव अपने शरीर में कुछ भिन्नताओं को लाकर वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है, उसके लिए भी जनन आवश्यक है, क्योंकि जनन के द्वारा अनेक भिन्नताएं ऐसी आती हैं जो जीव को वातावरण के अनुकूल बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं। तीसरा बिंदु है जातियों की संख्या में वृद्धि हेतु। प्रत्येक जात जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है तथा नए जीव को उत्पन्न करती है, जिससे इसका पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता चलती रहती है। चौथा पॉइंट है अगर कोई भी जीव पृथ्वी पर जनन नहीं करता है तो वह पृथ्वी से अब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वह नष्ट हो जाएगा। इसके लिए भी जनन आवश्यक होता है। अब बात करेंगे जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है, पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक होता है। तो हम बात करेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन यह केवल एक जनक द्वारा होता है, अर्थात इस प्रकार के जनक में केवल एक जनक होता है और केवल एक जनक द्वारा ही नए संतति की उत्पत्ति होती है। अब इस प्रकार के जनन से जो संतति उत्पन्न होते हैं वे क्लोन कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्लोन कहलाते हैं। क्लोन का मतलब होता है कि वे अपने जनक अपने पूर्वजों के हूबहू नकल होते हैं, यानी फोटो कॉपी होते हैं। ठीक है। और अब लैंगिक जनन के हम प्रकार के बारे में बात करेंगे। कुछ विधियां हैं लैंगिक जनन की। तो पहली विधि है द्विखंडन। ठीक है। तो द्विखंडन को देखते हैं हम। जब कोई जीव दो अलग अलग समान जीवों में विभाजित हो जाता है, अर्थात जब कोई जीव दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव को उत्पन्न करता है तो उसको हम बोल देते हैं द्विखंडन। ठीक है। इस प्रकार के जीव जो होते हैं, जो इस प्रकार का जनन करते हैं, उनको हम प्रायः अमर माना गया है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई जीव एक से दो भागों में विभाजित हो जाता है तो अपने अस्तित्व को नहीं खोता, बल्कि वह दो रूपों में अलग अलग रूपों में बट जाता है। ठीक है। अब दूसरी विधि पढ़ेंगे, इसका उदाहरण देख लेते हैं। द्विखंडन का उदाहरण है युगलीना, अमीबा, प्लनेरिया और पैरामीशियम। युगलीना, अमीबा, प्लनेरिया और पैरामीशियम। ठीक है। बहुखंडन, दूसरी विधि है बहुखंडन, मल्टीपल फिजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। किसी जीव का अनेक खंडों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया जो होती है बहुखंडन होती है। यहाँ कोई जीव दो खंडों में विभाजित हो रहा था, परंतु यहाँ कोई जीव दो से अधिक खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड जो होगा एक नए जीव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। और इतना तो हो गया। अब बात करेंगे उदाहरण की। अमीबा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट। प्लाज्मोडियम, इससे मलेरिया रोग फैलता है। तो अमीबा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट। यहाँ अमीबा द्विखंडन और बहुखंडन दोनों में है। एक जीव दो प्रकार के जनन कर सकता है, ऐसा कई उदाहरणों में संभव है। आगे चलते हैं। तीसरी विधि है अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। किसी जीव को अनेक टुकड़ों में काट देने पर प्रत्येक भाग द्वारा नए जीव की उत्पत्ति जो होती है उसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई जीव, किसी जीव को अगर हम दो भागों में काट देते हैं तो वह दोनों भाग पुनः वापस आ जाता है और दो नए नए जीव बन जाते हैं। इस क्रिया को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य में भी पुनरुद्भवन पाया जाता है। जैसे पुनरुद्भवन का एक अन्य प्रकार होता है कटे हुए भाग का पुनः वापस आना। जैसे छिपकली की पूंछ काट देने पर पुनः एक नई
छिपकली पूंछ आ जाती है, जबकि पूंछ से नई छिपकली नहीं बनती। इसको हम ले सकते हैं पुनरुद्भवन के दूसरे प्रकार में। ठीक, इसके उदाहरण की बात करेंगे। प्लानेरिया, प्लानेरिया ये मेन उदाहरण है, प्लानेरिया, स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, और दूसरे प्रकार की इसकी बात करेंगे तो इसमें उदाहरण है छिपकली और मनुष्य। आगे चलते हैं। इसी प्रकार मुकुलन की बात करते हैं। तो मुकुलन यानी बर्डिंग। अलैंगिक जनन की इस विधि में जीवों के शरीर की पर एक उभार आता है। ऐसा फिर से देखते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि में जीवों के शरीर पर एक उभार आता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल जनक पर वृद्धि करने के पश्चात जनक से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है। देखते हैं, मान लीजिए ये जीव है, ये जीव है, कोई ऐसा जीव है, इसके शरीर पर क्या होगा, एक उभार आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कोई उभार आएगा। अब ये उभार धीरे धीरे वृद्धि करेगा और अपने जनक जीव से ऐसे अलग हो जाएगा और स्वतंत्र जीव के रूप में भ्रमण करेगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन। उदाहरण इसका हाइड्रा, ईस्ट, स्पंजिला, 3 उदाहरण हो गए। अब फिर बात करेंगे बीजाणु जन्म। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एकोष्की जीव जो होते हैं पतली झिल्ली युक्त और अगुणित संरचनाओं का निर्माण करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ एककोशिकीय जीव होते हैं जो अपने ऊपर पतली झिल्ली युक्त और अगुणित संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिनके अंदर चल अथवा अचल बीजाणु उपस्थित होते हैं। तो जब परिस्थितियां किसी जीव के प्रतिकूल होती हैं, यानी उस जीव के अनुकूल नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करता है और इन संरचनाओं का निर्माण करता है इन संरचनाओं के अंदर अपने वो चल अथवा अचल बीजाणुओं को सुरक्षित रखता है। अब पुनः जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये अचल जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु भित्ति होती है, वो फट जाती है और जो चल अथवा अचल बीजाणु होते हैं मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के रूप में कोनेडिया एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। कोनेडिया यह होता है हमारे पेनिसिलिन में कोनेडिया बनता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। इसको उदाहरण पर ध्यान रखेंगे। फिर क्लेमाइडोमोनास। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।